भैजोई महाविद्यालय भैजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं सलोनी रस्तोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एमए प्रथम वर्ष की अनुसंधान विधियों में से किसी एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है अनुसंधान समस्या। अनुसंधान समस्या होती क्या है, इसकी क्या क्या उत्पत्ति होती है, कैसे समस्या उत्पन्न होती है, इसके क्या दोष हैं, क्या लाभ हैं, इन सभी के बारे में आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुसंधान समस्या क्या होती है। तो अनुसंधान समस्या का अर्थ वह प्रश्न है जिसका कोई तत्कालिक उत्तर उपलब्ध ना हो। अनुसंधान को दिशा प्रदान करने के लिए किसी अनुसंधान समस्या का होना अति आवश्यक है। आरंभ में समस्या स्पष्ट रूप में नहीं उभरती। किसी परेशानी में डालने वाली स्थिति के अवलोकन से वह धीरे धीरे स्पष्ट रूप से विकसित होती है। अनुसंधान समस्या का चयन करने के लिए अनुसंधानकर्ता को जब समस्या से संबंधित व्यवहारिक ज्ञान होता है तब उसके लिए अनुसंधानकर्ता के लिए समस्या का चुनाव करना कठिन कार्य है। उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि वह ऐसी अनुसंधान समस्या का चुनाव करे जो समाधान योग्य हो। वो हमारी अनुसंधान समस्या कहलाती है। अगर हमें इसकी एक परिभाषा देनी है तो वो कुछ इस प्रकार देंगे कि एक समाधान योग्य समस्या वह है जिसमें प्रश्न किया गया हो और जिसका उत्तर व्यक्ति की सामान्य क्षमताओं के द्वारा उत्तर प्राप्त किया जा सकता हो। वो हमारी अनुसंधान समस्या कहलाती है, जिसमें प्रश्न किया जाता हो और व्यक्ति की सामान्य क्षमताओं के द्वारा उन प्रश्नों का उत्तर हमें प्राप्त किया जाता है, वो अनुसंधान समस्या कहलाएगी। उसके बाद देखते हैं कि समस्या की उत्पत्ति यानी कि अनुसंधान समस्या की पहचान क्या क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा इसमें ज्ञान में रिक्त, यानी जब परिस्थिति ऐसी होती है कि किसी प्रश्न के संबंध में प्राप्त सूचना उपलब्ध नहीं हो पाती तब हमारी समस्या खड़ी होती है। जैसे कैंसर एक खतरनाक रोग है, इसके संबंध में हमें अभी पूरी जानकारी नहीं है। हम यह नहीं जान पाए कि इस रोग का वास्तविक कारण क्या है, तो यह हमारे ज्ञान में रिक्त है। उसके बाद विरोधी परिणाम, यानी अनुसंधान के लिए समस्या ढूंढने की दूसरी परिस्थिति वह है जहाँ किसी विषय, घटना या प्रपंच के संबंध में विरोधी परिणाम हो। किसी समस्या के संबंध में अनुसंधानकर्ता के बीच असहमति होती है तो ऐसी परिस्थिति में भी आगे अनुसंधान के लिए एक समस्या खड़ी होती है। जब हम किसी विषय के बारे में चर्चा करते हैं ग्रुप में बैठकर तो कई लोगों की उसमें असहमति होती है, किसी की सहमति होती है। सभी की असहमति होने के कारण वो विरोधी परिणाम कहलाते हैं। उसके बाद हमारा आता है तथ्य की व्याख्या, यानी जब कोई तथ्य व्याख्या रहित रह जाता है तो भी हमारी समस्या पैदा हो जाती है। जब हमें किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाता तो भी वो व्याख्या वहाँ पे रहित रह जाती है। उस व्याख्या रहित तथ्य की व्याख्या करना आवश्यक हो जाता है। इस तरह की समस्या प्राकृतिक विज्ञानों में अधिक देखी जाती है। तो ये अनुसंधान समस्या की पहचान होती है। उसके बाद देख लेते हैं कि समस्या के निर्धारण के स्रोत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा अनुसंधानकर्ता का गहन अध्ययन एवं प्रवीणता, यानी जिस क्षेत्र में उसका अध्ययन गहन होता है और जिसमें वह अपने आप को प्रवीण अच्छा समझता है या प्रवीण समझता है, उस क्षेत्र में समस्या को ढूंढने में उसे सुविधा होती है, तो वो गहन अध्ययन होता है हमारा। उसके बाद अनुसंधानकर्ता की अभिरुचि एवं सामर्थ्य, यानी अनुसंधानकर्ता किसी विद्या विशेष के ऐसे क्षेत्र में समस्या को ढूंढता है जिसमें उसकी रुचि अधिक होती है। इसी तरह वह समस्या को ढूंढते समय अपनी सामर्थ्य या बुद्धि को भी ध्यान में रखता है। वह ऐसी समस्या ढूंढ निकालता है जो ना केवल उसकी रुचि के अनुकूल होती है बल्कि जो उसकी सामर्थ्य यानी बौद्धिक योग्यता के भी अनुकूल होती है। उसके बाद पहले के अनुसंधान कार्य, यानी अपनी अभिरुचि के अनुकूल व्यक्ति किसी क्षेत्र का चयन करता है। वह निर्णय लेता है कि उसे उसी क्षेत्र में अनुसंधान करना है। फिर वह उस क्षेत्र में पहले किए गए अनुसंधानों का अध्ययन करता है और इसके आधार पर किसी समूचे समस्या की स्थापना करता है। यानी उसने जो पहले अनुसंधान कार्य किए हैं पहले वो उसका अध्ययन करता है, फिर अपनी समस्या की स्थापना करता है वो। उसके बाद अनुसंधान सार, यानी अनुसंधानकर्ता जिस क्षेत्र में अनुसंधान करना चाहता है वह उस क्षेत्र से संबंध अनुसंधान सारों का अध्ययन करता है। इस अध्ययन से उसे कोई नई समस्या सूझ जाती है तो वो हमारी अनुसंधान सार कहलाती है। उसके बाद अनुसंधान पत्रिकाएं,
अनुसंधान पत्रिकाएं के आधार पर भी अनुसंधान समस्या को निर्धारित करने में सहायता मिलती है। जैसे अध्ययन से भी नए अनुसंधानकर्ता को चाहिए कि वे अनुसंधान पत्रिकाएं के आधार पर किसी समुचित समस्या को खोज निकालने का प्रयास करें, यानी वो पत्र पत्रिकाओं में भी समस्या को खोजने का प्रयास करता है। उसके बाद विश्व ज्ञान कोश का मतलब होता है कि विश्व के समस्त ज्ञान का भंडार, यानी अनुसंधानकर्ता जिस विषय में अनुसंधान करना चाहता हो उस विषय के विश्व ज्ञान कोश की सहायता से वह किसी अनुकूल समस्या को निर्धारित कर सकता है। जैसे यदि कोई अनुसंधानकर्ता शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करना चाहता है तो वह शिक्षा के विश्व ज्ञान कोश की सहायता से समुचित समस्या का जो भी है उसको समस्या से संबंधित जो भी उसको स्थापना करनी है वो करेगा। उसके बाद संगत पुस्तकें, यानी अनुसंधान समस्या को ढूंढने का एक सरल स्रोत संगत पुस्तक भी है। जैसे अनुसंधानकर्ता जिस विषय तथा जिस क्षेत्र में अनुसंधान करना चाहता है उससे संगत पुस्तकों का अध्ययन करता है और आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करता है। उन सूचनाओं के प्रकाश में वह समुचित समस्या को स्थापित कर लेता है। जैसा उसको जो भी अपनी बुक में से जो भी उसको समस्या देखनी होती है तो वो उसमें से देख लेता है। उसके बाद विशेषज्ञ सुझाव, यानी नया अनुसंधानकर्ता अपने निर्देशक के सुझाव के अनुकूल उचित समस्या का चयन करता है और उसके समाधान तक पहुंचने का सफल प्रयास करता है। विशेषज्ञ सुझाव यानी कि एक्सपर्ट की सुझाव लेता है वो, तो वो हमारा विशेषज्ञ सुझाव कहलाता है। उसके बाद उपेक्षित क्षेत्र का मतलब होता है यानी जिस क्षेत्र में बिल्कुल ध्यान ही न दिया गया हो, वहाँ पर समस्या को खोजने का प्रयास ही नहीं किया गया हो, वो हमारी उपेक्षित क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद आता है पेशेवर लोग, यानी वर्तमान में अनुसंधान समस्या के स्थापन के लिए यह स्रोत सबसे अधिक प्रचलित और सुलभ है। पेशेवर लोग वो होते हैं मतलब वह व्यक्ति जिसने किसी व्यावसायिक क्षेत्र में एक डिग्री प्राप्त की गई हो, जैसे कि डॉक्टर है या इंजीनियर, वकील, जिसने डिग्री प्राप्त की गई हो वो पेशेवर लोग कहलाते हैं हमारे। तो ये तो आपकी थी स्रोत, इसके समस्या के स्रोत। अब बात करते हैं कि एक अच्छी समस्या की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा प्रश्नवाचक कथन, यानी एक अच्छी समस्या की पहचान यह है कि उसे प्रश्नवाचक के रूप में होना चाहिए। जैसे क्या धूम्रपान के कारण कैंसर होता है, क्या बच्चों की शिक्षा के लिए दंड की अपेक्षा पुरस्कार श्रेष्ठकर है, क्या शिक्षण के लिए पूर्ण विधि की अपेक्षा अंश विधि बेहतर है। ये सभी प्रश्न सूचक कथन या प्रश्नवाचक वाक्य अच्छी समस्या के उदाहरण कहलाएंगे। उसके बाद हमारा आता है स्पष्टता, यानी अच्छी समस्या या समस्या के लिए यह भी आवश्यक है कि वह स्पष्ट के रूप में हो। ऐसा प्रश्न हो जिसका अर्थ स्पष्ट हो और द्वि अर्थ ना हो। प्रश्नवाचक में ऐसे शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाए जिनका अर्थ अस्पष्ट हो, यानी जिसका हमें समझ में ही ना आए अर्थ, वो ऐसी समस्या उसमें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद समाधान योग्य, यानी एक अच्छी समस्या वह हो जो समाधान योग्य हो। जिस प्रश्न या समस्या का समाधान करना संभव नहीं हो उसको वैज्ञानिक समस्या नहीं कहेंगे। उसके बाद आता है अनुभाविक परीक्षा। अनुभाविक परीक्षा का मतलब होता है कि जिसका उत्तर हमें हाँ या ना में दिया जाए, वो अनुभाविक परीक्षा कहलाती है। जैसे क्या परिणाम के ज्ञान से निष्पादन उन्नत बन जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर अनुभाविक अध्ययन के आधार पर हाँ या ना के रूप में देना संभव है। यह समस्या न केवल समाधान योग्य है बल्कि परीक्षणीय भी है। उसके बाद अनुकूल अध्ययन विधि की सुलभता, यानी एक अच्छी समस्या की विशेषता यह भी है कि उसके समाधान और परीक्षण के लिए अनुकूल विधि उपलब्ध हो। उसके बाद आता है सीमांकित स्वरूप, यानी एक अच्छी समस्या वह प्रश्न है जिसका स्वरूप सीमांकित होता है। जैसे कैंसर क्यों होता है, यह ऐसा प्रश्न है जिसका सीमांकन संभव नहीं है। दूसरी ओर क्या धूम्रपान के कारण कैंसर होता है, इस प्रश्न या समस्या इसको कह सकते हैं। इसको या तो हम प्रश्न भी कहेंगे या फिर समस्या भी कहेंगे। लेकिन कैंसर क्यों होता है इसको हम नहीं बता सकते क्योंकि ये हमें नहीं पता है, लेकिन हमें यह पता है कि धूम्रपान के कारण कैंसर होता है, तो हमारा ये प्रश्न है। उसके बाद परिणामात्मक स्वरूप, यानी कि जिसका परिणाम भी निकाला जा सकता हो। जैसे इसका अर्थ यह है कि समस्या से संबंधित प्राप्तांकों का
मात्रात्मक मापन संभव हो, जैसे क्या थकान के कारण उत्पादक घटता है, तो इस समस्या से संबंधित आंकड़ों या प्राप्तांकों का मात्रात्मक मापन संभव है। यानी कि हम इसका आंकड़ा निकाल सकते हैं, इसका परिणाम निकाल सकते हैं हम कि क्या थकान के कारण उत्पादक घटता है। तो ऐसा प्रश्न मतलब ऐसी समस्या जिसका हम परिणाम निकाल सकें, वो परिणात्मक स्वरूप कहलाता है। उसके बाद परिकल्पना के रूप में परिवर्तनीय, यानी समस्या को पहले परिकल्पना या परिकल्पनाओं में बदल दिया जाता है और फिर अनुभाविक अध्ययनों के आधार पर उनका परीक्षण किया जाता है। तो वो हमारी परिकल्पना के रूप में परिवर्तनीय कहलाती है। उसके बाद प्रायोगिक आशय, यानी कि जिसका इस्तेमाल किया जा सका हो, वो प्रायोगिक आशय कहलाता है। एक अच्छी समस्या अनुसंधान समस्या या एक वैज्ञानिक अनुसंधान समस्या में प्रायोगिक आशय का उपलब्ध होना भी आवश्यक है। जिस अनुसंधान समस्या में व्यक्ति, समाज या राष्ट्र के लिए प्रायोगिक आशय जिस सीमा तक प्रधान होते हैं, उसी सीमा तक उसे वैज्ञानिक समस्या माना जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक अच्छी अनुसंधान समस्या या एक वैज्ञानिक अनुसंधान समस्या के स्वरूप, विशेषताएं के संबंध में उपयुक्त बातें महत्वपूर्ण है। तो ये सभी हमारी इसकी विशेषताएं थी। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक अनुसंधान समस्या समाप्त होता है। धन्यवाद।